Hello, my dear students. Welcome back to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. अगर आप भी दिसंबर 2025 में MSD 02 यानी कि आधुनिक हिंदी काव्य की परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स आपको बताने वाली हूँ जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा गाइस हम यहाँ पे और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, कौन कौन से पॉइंट्स आपको ज़रूर अपने आंसर में इंक्लूड करने हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहती हूँ कि हमारे पास MSD 2 का गेस्ट पेपर अवेलेबल है। तो अगर आपके पास पढ़ने के लिए ज़्यादा समय नहीं है तो आप MSD 2 का गेस्ट पेपर भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप इसका गेस्ट पेपर परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा, आप उस नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल्स भी मिलेंगे, तो आप चाहें तो वहाँ पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसके बारे में अपडेट आपको हमारे चैनल से ही मिल जाएगी। नाउ गाइस, एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र से रिलेटेड। तो आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो भी योगदान है हिंदी नवजागरण में उसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अब आंसर आप कैसे करेंगे, तो आंसर में सबसे पहले आप छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन है या उनके हिंदी नवजागरण से रिलेटेड कुछ भी आप एक छोटा सा परिचय दे सकते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी नवजागरण के विकास में भाषा, साहित्य और समाज सुधार के क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान दिया था। ठीक है, तो किस किस चीज़ में उन्होंने योगदान दिया है दोस्तों? भाषा में, साहित्य में, हिंदी भाषा के साहित्य में, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि समाज के सुधार के क्षेत्रों में भी उनका काफ़ी बड़ा योगदान था। इसी कारण उन्हें हिंदी नवजागरण का अग्रदूत और आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको मार्क कर लेनी है, इम्पॉर्टेंट है क्या, कि उन्हें हिंदी नवजागरण का अग्रदूत और आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने न केवल हिंदी भाषा को नया रूप दिया बल्कि साहित्य को समाज और जनता से जोड़ा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भाषा और साहित्य के क्षेत्र में उनका क्या योगदान था और साहित्य का जो सामाजिक सरोकार उन्होंने प्रस्तुत किया, साहित्य के द्वारा उन्होंने समाज के बारे में जो भी कुरीतियाँ और जो भी अंधविश्वास थे उनके बारे में बताया, हम उसके बारे में अपने आंसर में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। तो भाषा और साहित्य के क्षेत्र में योगदान, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ब्रजभाषा और अवधि के स्थान पर खड़ी बोली को साहित्य भाषा के रूप में स्थापित किया। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने ब्रज और अवधि को डिच करके खड़ी बोली का इस्तेमाल करा। उन्होंने इसी भाषा में उत्कृष्ट गद्य और पद्य की रचनाएं की। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कविता, नाटक, निबंध और पत्रकारिता, हर क्षेत्र में उन्होंने नया मार्ग दिखाया। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका जैसे पत्र निकाले जिनके माध्यम से साहित्य को आम जनता तक पहुंचाया गया। तो ये जो चंद्रिका है गाइस, ये उनकी मैगजीन थी, हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसको बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका कहा जाने लगा था। ठीक है, तो इसके माध्यम से उन्होंने क्या करा है, साहित्य को आम जनता तक पहुंचाया और समाज में नई चेतना को जगाने का प्रयास किया। अब साहित्य यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट गौर करने वाली बात है गाइस वो ये है कि साहित्य उनके लिए केवल एक चीज़ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था, है ना। उन्होंने समाज में जो भी विसंगतियाँ हैं अपने साहित्य के माध्यम से समाज में जो भी व्याप्त विसंगतियाँ थीं, अंधविश्वास थे, कुरीतियाँ थीं, उनको ख़त्म करने की कोशिश की। अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा जैसे नाटकों में उन्होंने देश की दयनीय राजनीतिक स्थिति और सामाजिक अन्यायों पर तीखा व्यंग किया। उन्होंने साहित्यकारों का एक समूह भी बनाया जिसे भारतेंदु मंडल कहा जाता है। तो जो भी फैक्ट्स हैं मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आपको ये अपने दिमाग में ज़रूर रखने हैं। जब आप आंसर लिखेंगे तो अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, भारतेंदु मंडल, इन सब के बारे में मेंशन करना मत भूलिएगा। आधुनिक चेतना की बात करें या राष्ट्रीय भावना से क्या मतलब है, तो उन्होंने जो साहित्य है उसको जनता के जीवन से जोड़ा और उसे दरबारों की सीमाओं से बाहर निकाला। पहले क्या होता था कि जो साहित्य लिखा जाता था वो राजा महाराजा के दरबारों में जो भी हमारे होते थे वहाँ पे लिखा जाता था, आम जनता तक इतना उपलब्ध नहीं था स्टार्टिंग में। तो उन्होंने क्या करा गाइस, जन साहित्य की जो परंपरा है उसको उन्होंने आगे बढ़ाया जिसमें आम लोगों में राष्ट्रीय चेतना और सुधार की भावना पैदा हुई। 1857 में जब क्रांति हुई तो क्रांति की चेतना को उन्होंने अपने लेखन में सांस्कृतिक और वैचारिक नव जागरण के रूप में भी
प्रस्तुत किया है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, देखो एक तो हमने बहुत अच्छा परिचय देना है अपने आंसर में, फिर हम 4-5 पॉइंट्स को बताएंगे जो भी हमें एग्ज़ाम में याद आते हैं। देन एक छोटा सा निष्कर्ष हम देंगे कि उन्होंने हिंदी भाषा को आधुनिक रूप दिया है, साहित्य को सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना से जोड़ा है और नव जागरण की अलख उन्होंने जगाई है। ये लाइन आप एज इट इज़ भी याद कर सकते हैं। उनके प्रयासों से हिंदी न केवल एक समृद्ध भाषा बनी बल्कि राष्ट्रीय एकता और प्रगति का माध्यम भी बनी है ना। अब हम यहाँ पे सेकंड देखेंगे, हिंदी नवजागरण की अभिव्यक्ति और मैथिली शरण गुप्त के काव्य में किस रूप में हुई है। ओके, सो देखो गाइस, एक तो अभी हमने हरिश्चंद्र वाला क्वेश्चन कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और समझेंगे जो कि मैथिली शरण गुप्त का है। ये पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद मैं MSD के आपके जो भी पेपर कोड्स हैं उनके और भी वीडियोस लेकर आऊँगी, और MSD 2 का जो है आपका पार्ट 2 वीडियो भी मैं लेकर आऊँगी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी नवजागरण की अभिव्यक्ति मैथिली शरण गुप्त के काव्य में किस रूप में हुई है, स्पष्ट कीजिए। मैथिली शरण गुप्त के काव्य में राष्ट्रीय नवजागरण की भावना बहुत सशक्त रूप से दिखाई देती है। तो हम उनका जो भी काव्य है उसमें हम क्या देखते हैं, राष्ट्रीय नव जागरण। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से भारतीय जनता में देशभक्ति, स्वाभिमान और राष्ट्रीय चेतना का संचार किया है। ठीक है, तो भारत की जनता के अंदर कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे वो क्या क्या, लोगों में देशभक्ति को जगाना, स्वाभिमान को जगाना और अपने राष्ट्र के प्रति जो चेतना है उसको जगाना, राष्ट्र के लिए थोड़ा सा प्रेम हम कह सकते हैं। उनके काव्य ने लोगों को अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाई, वर्तमान की समस्याओं पर चिंतन कराया और भविष्य निर्माण की प्रेरणा दी। अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि उनके काव्य में हमने क्या क्या ओवरऑल देखते हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे कि एक तो गौरवशाली अतीत का वो चित्रण करती हैं कि हमारा जो पुराना भारत था वो कैसा था। दूसरा, वो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा देती हैं। ठीक है, एंड नारी चेतना का आधुनिक चित्रण भी वो करती हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था। तो हम कौन कौन से पॉइंट्स देख रहे थे, देखो एक तो गौरवशाली अतीत का वो चित्रण करती हैं, दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा। तो जब उन्होंने काव्य लिखा तो उस टाइम पे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा दी जा रही थी, भारत के लोगों को जो आंदोलन करना था अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसके लिए उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से लोगों को प्रेरणा दी। नारी के बारे में, क्योंकि वो एक महिला है, तो ऑब्वियसली गाइस उन्होंने नारियों के बारे में अपने काव्य में ज़रूर लिखा होगा, ये पॉइंट आप बताएंगे। एंड फाइनली आप निष्कर्ष देखेंगे। एक बार डिटेल में सारे पॉइंट्स को देखते हैं कि गौरवशाली अतीत के चित्रण में वो क्या चित्रित कर रही हैं। भारत भारती गुप्त जी की वह कृति है जिसमें भारत के प्राचीन गौरव, संस्कृति और आदर्शों का सुंदर चित्रण किया गया है। उन्होंने लोगों को उनके गौरवपूर्ण इतिहास की याद दिलाई और उनमें स्वाभिमान की भावना जगाई है। तो भारत के लोगों से उन्होंने काव्य लिखा, तो भारत के लोगों को वो याद दिलाती हैं अपने काव्य के माध्यम से कि हमारा जो इतिहास है वो कितना गौरवपूर्ण था और हमें अपने इतिहास पे स्वाभिमान होना चाहिए। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, ये उनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, लोगों को आत्मचिंतन और राष्ट्र जागरण के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने यह दिखाया कि भारत की असली शक्ति उसकी संस्कृति और एकता में निहित है। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कैसे प्रेरित करा, तो उनका जो काव्य है वो उस समय लिखा गया जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, जिस समय जनता को प्रेरणा की आवश्यकता थी। तो यहाँ पे उनका काव्य राष्ट्रीय आंदोलन के समय एक प्रेरणा का स्रोत बन के उभरा। साकेत में उन्होंने राम कथा के माध्यम से त्याग, धर्म और राष्ट्र प्रेम के आदर्शों को जीवंत किया है।
भारत भारती के भविष्य खंड में उन्होंने भारत की नव जागृति और परिवर्तन की बात की है कि कैसे जो है अब हम एक नए दौर में जा सकते हैं। उनके गीत प्रभात फेरियों और आंदोलनों में गाए जाते थे, जिससे लोगों में देशभक्ति की लहर दौड़ जाती थी। गुप्त जी ने नारी को केवल त्यागमयी या गृहिणी के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र और स्वाभिमानी व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया था। एंड साकेत में जो उर्मिला का पात्र है, वो आज के समय की जो नारी है उसका प्रतीक है। वह त्याग तो करती है लेकिन आत्म गौरव भी रखती है। तो उन्होंने नारी को केवल त्यागमयी और गृहिणी नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र और स्वाभिमानी व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। ठीक है, नारी वाला पॉइंट हो जाएगा, आराम से कर लोगे आप ये तीनों पॉइंट्स तो। एंड यशोधरा का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि यशोधरा में उन्होंने नारी को समान अधिकारों की आकांक्षा रखने वाली शिक्षिता और संवेदनशील स्त्री के रूप में चित्रित किया है। एंड निष्कर्ष में हम बताएंगे कि मैथिली शरण गुप्त के काव्य में राष्ट्रीय नवजागरण की अभिव्यक्ति भारत के गौरवशाली अतीत, स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा और नारी चेतना के आधुनिक रूप में हुई है। उनके काव्य ने भारतीय समाज में स्वदेश प्रेम, आत्मसम्मान और सांस्कृतिक जागरण की भावना को प्रबल किया है। ओके, सो देश प्रेम वगैरह, आत्मसम्मान, इन सब के बारे में वो बात करते हैं। एंड अब हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज़ के, दिसंबर के लिए ना गाइस। तो मैंने ना 3 डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं ताकि आपका ज़्यादातर स्टूडेंट्स एक ही वीडियो देख पाते हैं। तो मैं 3 टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेती हूँ फर्स्ट वीडियो में, ताकि मे भी एक क्वेश्चन मिलता जुलता एग्ज़ाम में आपके आ ही जाए। अब हम यहाँ पे जयशंकर प्रसाद वाला क्वेश्चन कवर करेंगे। तो जयशंकर प्रसाद की कविताओं में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना, अतीत के गौरव, स्वतंत्रता की आकांक्षा और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के रूप में स्पष्ट दिखाई देती है। तो उनकी कविताओं में कई समय क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना, अतीत के गौरव, अतीत वाला जो अभी मैथिली शरण गुप्त में भी हमने देखा, स्वतंत्रता की आकांक्षा और लोगों को सांस्कृतिक रूप से पुनर्जागृत करने के रूप में हम देखते हैं। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से राष्ट्र प्रेम को न केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी प्रस्तुत किया। उनके काव्य में राष्ट्रीय स्वाभिमान, मानवीय मूल्य, आदर्श नारी की भावना और भारत की सांस्कृतिक आत्मा का सुंदर चित्रण मिलता है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको ज़रूर लिखने हैं। ओके, सो वी हैव दिस लाइन एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ गाइस, हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो राष्ट्रीय चेतना का उद्बोधन एंड कैसे वो करते हैं, सांस्कृतिक चेतना का विकास कैसे करते हैं वो जनता में, और समग्र रूप से पूरे राष्ट्र को वो कैसे जागृत करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। जो भी न्यू वीडियो आएगी हम वहाँ पे उसका लिंक शेयर करेंगे, ताकि आप जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप हमारे साथ जुड़ सकें। जब भी आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपके लिए हमारा चैनल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हम जो भी अपडेट्स होते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म हो गया, असाइनमेंट हो गया, जो भी आपकी क्वायरीज़ होती हैं, हम उन्हें भी सॉल्व करते हैं। ओके, तो राष्ट्रीय चेतना के उद्बोधन में देखेंगे कि प्रसाद जी ने अपने काव्य में भारत के स्वर्णिम अतीत की स्मृति दिलाकर लोगों में आत्मसम्मान और गौरव की भावना जागृत की है। उनकी कविता में स्वतंत्रता का आह्वान और राष्ट्र के लिए बलिदान की प्रेरणा स्पष्ट रूप से मिलती है। ठीक है, और स्वतंत्रता की पुकार और संघर्ष की भावना जो है हमें उनके पंक्तियों में भी देखने के लिए मिलती है। वो वीरता, साहस और देशभक्ति को भी महिमा मंडित करते हैं। सांस्कृतिक चेतना का विकास कैसे करते हैं? तो जयशंकर प्रसाद ने भारतीय संस्कृति की महानता और उसके मूल्य को अपनी कविताओं और नाटकों में उजागर किया। उन्होंने नारी को, ठीक है, नारी के बारे में उन्होंने क्या लिखा कि नारी को भारतीय संस्कृति की शक्ति के रूप में चित्रित किया। ध्रुव, स्वाभिमानी और अलका जैसी नायिकाएं जो उन्होंने हमें दी, उसमें वो देखते हैं कि वो जो नायिकाएं हैं वो आधुनिक नारी हैं। उनकी रचनाओं में मानवीय और नैतिक मूल्य जैसे कि सत्य, करुणा, त्याग, न्याय, ये सारे मूल्य भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और समग्र राष्ट्र जागरण वो करते हैं। तो प्रसाद जी का राष्ट्रवाद केवल राजनीति तक सीमित नहीं था। तो राष्ट्रवाद
उनका केवल राजनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि वो समाज, संस्कृति और व्यक्ति तीनों के समन्वय का प्रतीक था। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से लोगों को आंतरिक शक्ति, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक एकता का बोध कराया। उनकी कविताओं में हमें नाटक, भारत की सांस्कृतिक आत्मा को जगाने का वो माध्यम बनते हैं और लोगों में नव जागरण की भावना को वो प्रबल भी करते हैं। ठीक है, सो ये 3 मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं। बाकी आप अपनी मर्जी से और भी कुछ पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो, अपनी बुक से आप इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो, ताकि आप जब आंसर लिखो तो आपके पास काफ़ी सारी डिटेल्स ऑलरेडी आपके दिमाग में होनी चाहिए। हिंदी में आपको थोड़े लॉन्ग आंसर्स लिखने पड़ते हैं दोस्तों, छोटे आंसर्स लिख के आपको मार्क्स ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे। जयशंकर प्रसाद के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना, भारत के गौरवशाली अतीत, स्वतंत्रता की भावना, नारी के आदर्श रूप और इन मानव के मूल्यों से प्रकट होती है। उन्होंने अपने साहित्य से भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धार और राष्ट्रीय एकता की भावना को सशक्त रूप से अभिव्यक्त किया है, जिससे हिंदी साहित्य में नवजागरण की दिशा को एक नया आयाम भी मिला। ठीक है, सो चैनल को भी यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे हम और भी वीडियोस को लेकर आएंगे। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे आपके और भी कोड्स बता सकते हैं। आई थिंक आपका फर्स्ट ईयर में MSD 2, 3, 4 एंड 6 होता है ना। ठीक है दोस्तों, तो इनका वीडियो हम ज़रूर लेके आएंगे।